आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली न्यूमेरिकल पोर्शन है लास्ट लेक्चर में हमने कॉलम्स एंड स्ट्रट्स के बारे में पढ़ा था। तो आज उसी टॉपिक से रिलेटेड जो है हम न्यूमेरिकल पोर्शन उसका करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल जो है हमारी वो है कि अ सॉलिड राउंड बार 3 मीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर is used as a strut with both end hinged. Determine the crippling load or collapsing load. Take E is equal to 2 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर मिलीमीटर। अब ये जो एग्जांपल है इसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास एक सॉलिड राउंड बार है 3 मीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर इन डायामीटर। एक 5 सेंटीमीटर डायामीटर का 3 मीटर लॉन्ग बार है, उसको इन्होंने यूज किया है एज अ स्ट्रट। अब स्ट्रट जो है वो ऑलरेडी आप जो है थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ चुके हैं। विद बोथ एंड हिंज, और कंडीशन क्या दी है कि बोथ एंड उसके जो है वो हिंज्ड है। डिटरमिन द क्रिपलिंग और कोलैप्सिंग लोड, तो यहाँ पे आपने क्रिपलिंग या कोलैप्सिंग लोड फाइंड करना है। टेक ई इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 5 न्यूटन पर मिलीमीटर। तो सबसे पहले सोल्यूशन में गिवन डेटा की तरफ आएंगे। तो गिवन डेटा में अगर हम देखें तो हमें गिवन है लेंथ ऑफ बार जो कि है 3 मीटर, मिलीमीटर में कन्वर्ट करें उसे तो 3000 मिलीमीटर हो जाएगा। उसके अलावा हमें यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ बार, इसको डी से हमने डिनोट किया है। 5 सेंटीमीटर गिवन है, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 50 हो जाएगा। और हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी यंग मॉडुलस दी गई है जो कि ई से डिनोट होती है, और उसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है कि 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 5 न्यूटन पर मिलीमीटर। तो ये जो है ये तो हमारा गिवन डेटा था। अब इस गिवन डेटा की बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्रिपलिंग लोड फाइंड करेंगे। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो रेनकाइन फार्मूला है या अगर हमारा जो है आइलर फार्मूला है, ये दो फार्मूले हम यूज करते हैं क्रिपलिंग लोड फाइंड करने के लिए। तो रेनकाइन फार्मूला जब हम यूज करेंगे या आइलर फार्मूला हम यूज करेंगे तो दोनों में हमें रिक्वायर्ड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास सर्कुलर बार है, तो सर्कुलर बार के लिए हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है वो होता है पाई बाई 64 डी पावर 4। यहाँ पे ये डी जो है ये डाया ऑफ दैट बार है। तो डाया ऑफ बार गिवन है हमारे पास। अगर एमएम में हम देखें तो हमारे पास 50 था, 5 सेंटीमीटर था। उसको अगर हम एमएम में कन्वर्ट करें तो वो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इस फार्मूले में डाया ऑफ बार 50 हम पुट करेंगे तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ आ जाएगा। तो यहाँ पे 50 पावर 4 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पाई करेंगे और 64 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू आएगी वो 30.68 इंटू 10 टू पावर 4 मिलीमीटर पावर 4। तो ये हमारे पास आई हो गया। अब लेट पी इज इक्वल टू क्रिपलिंग लोड। क्रिपलिंग लोड को हमने पी का नाम दे दिया एज बोथ एंड्स ऑफ द बार आर हिंज्ड। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि बोथ एंड्स ऑफ द बार जो है वो आपके पास हिंज्ड है। लास्ट लेक्चर में जब आप पूछ रहे थे कि ये जब बोथ एंड्स हमारे पास हिंज्ड हैं तो हमारे पास एल इफेक्टिव क्या है, बोथ एंड फिक्स्ड हैं तो एल इफेक्टिव क्या है, या वन एंड आपके पास फिक्स्ड है वन एंड फ्री है तो आपके पास एल इफेक्टिव जो हम पढ़ रहे थे तो वो जब आपको समझ नहीं आ रही थी तो मैंने आपको कहा था जब हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ आ जाएगी। as both ends of the bar are hinged, hence the crippling load is given by। तो हमारे पास जो crippling load है वो हम अगर आयलर फार्मूला को देखें तो अकॉर्डिंग टू दैट आयलर फार्मूला जो crippling load है वो हमारे पास है कि P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाय एल ई स्क्वायर। यहाँ पे एल ई जो है ये हमारे पास इफेक्टिव लेंथ है। ठीक है, तो अब इस केस में हमारे पास क्या होता है कि इफेक्टिव लेंथ जो है एल ई जब बोथ एंड हिंज हो तो हमारे पास इफेक्टिव लेंथ इक्वल होता है एक्चुअल लेंथ के। ठीक है, तो हमारे पास इस फार्मूले में जब हम पुटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या है कि पाई स्क्वायर है, ई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 2 इंटू 10 टू पावर 5, और आई की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं ये ऊपर 30.68 इंटू 10 टू पावर 4।
डिवाइडेड बाय एल ई स्क्वायर, और एल ई जो है mm में हमारे पास 3000 है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास जो P की वैल्यू आ जाएगी वो 67,288 न्यूटन। इसको अगर हम किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहें तो ये हमारे पास 67.28 किलो न्यूटन हो जाएगा। तो ये आपका पहला जो है सिंपल न्यूमेरिकल था कि क्रिपलिंग लोड आपने कैसे फाइंड करना है। ये जो फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है ये आपका आइलर फार्मूला यूज हुआ है। ठीक है, तो आपने बेसिकली क्या करना है कि क्वेश्चन का डेटा देखना है, डेटा के हिसाब से जो क्वेश्चन में गिवन डेटा हो उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमने आइलर फार्मूला यूज करना है या यहाँ पे हमने जो है रेनकाइन फार्मूला यूज करना है। दूसरा, इसके अलावा अगर कुछ कंडीशंस ऐसी गिवन हो तो उस बेसिस पे भी आप डिसाइड कर सकते हैं हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है, या अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन हो कि आप क्रिपलिंग लोड फाइंड करें यूजिंग आइलर फार्मूला या यूजिंग रेनकाइंस फार्मूला, तो आपने उसी फार्मूले से करना है। फिर इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है कि अ कॉलम टिम्बर सेक्शन 15 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर is 6 meter long, both ends being fixed. If Young modulus for the timber is 17.5 kilonewton per meter square, determine one crippling load and second safe load for column if factor of safety is 3. तो नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है तो उसकी अगर हम स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास एक कॉलम टिम्बर सेक्शन है, टिम्बर का एक कॉलम है। ठीक है, जो कि अगर जो डेटा से अगर हम देख लें तो रेक्टेंगुलर कॉलम है, लास्ट एग्जांपल में हमारे पास सर्कुलर था, जिसका सेक्शन हमारे पास क्या है 15 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर इज 6 मीटर लॉन्ग, और उसकी लेंथ हमारे पास कितनी है 6 मीटर है। और कंडीशन क्या है कि बोथ एंड्स हमारे पास फिक्स्ड हैं। यंग मॉडुलस यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई गिवन है 17.5 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और हमने यहाँ फाइंड क्या करना है, फर्स्ट हमने क्रिपलिंग लोड फाइंड करना है और सेकंड हमने सेफ लोड फॉर द कॉलम ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 3। तो सबसे पहले सोल्यूशन में आए तो हमारे पास क्या आता है गिवन डेटा। गिवन डेटा में अगर हम देखें तो हमारे पास जो टिम्बर का सेक्शन है तो डायमेंशन ऑफ सेक्शन हमारे पास क्या है 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर। एक्चुअल लेंथ जो है इसकी क्या है 6 मीटर है, तो ये हमारे पास 6000 मिलीमीटर हो गया। यंग मॉडुलस गिवन है 17.5 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये तो था हमारा गिवन डेटा। अब हमने क्या करना है, पहला सबसे पहले क्रिपलिंग लोड फाइंड करना है। ठीक है, तो क्रिपलिंग लोड में हमारे पास क्या है कि लेट पी इज इक्वल टू क्रिपलिंग लोड। ठीक है, क्रिपलिंग लोड को हमने पी का नाम दे दिया है। यूजिंग इक्वेशन वी नो दैट पी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाई एल ई स्क्वायर। ये आपके पास आइलर इक्वेशन है या आइलर फार्मूला है। ठीक है, कि पी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाई एल ई स्क्वायर। एल ई इज द इफेक्टिव लेंथ। अब अगर यहाँ पे देखें जो हमारे पास कंडीशन थी कि एल ई तो इफेक्टिव लेंथ है, लेकिन जब हमारे पास बोथ एंड्स फिक्स्ड हो तो उस केस में हमारे पास एल ई जो है या आपके पास एक्चुअल लेंथ डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है, यानी हाफ ऑफ द एक्चुअल लेंथ, जो कि हम लास्ट लेक्चर में थ्योरेटिकल पोर्शन में ये कंडीशंस पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास एल ई क्या हो जाएगा, एक्चुअल लेंथ 6000 थी डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास 3000 मिलीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो सर्कुलर कॉलम में तो आपके पास क्या होता है कि वो सर्कुलर होता है, तो उसका जहां भी आप डाया लें तो वो सेम रहेगा, इसलिए उसमें लीस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब यहाँ पे अगर आपके पास स्क्वायर होता तो भी आपके पास एक ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता, लेकिन यहाँ पे अब आपके पास जो कॉलम है ये टिम्बर सेक्शन, ये आपके पास है रेक्टेंगुलर। तो हमारे पास हमने क्या करना है, आई जो है हमारे पास क्या होगा लीस्ट वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस दोनों फाइंड करने हैं, और दोनों में से जो लीस्ट हो वो हम यूज करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस अगर हम देखें तो आई एक्स एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा। अब रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आपका इक्वल होता है बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो आई एक्स एक्स के जब हम करेंगे तो हमारे पास जो बी है वो आपके पास 15 सेंटीमीटर है, और जो आपका डी है वो आपके पास 20 है, तो बी डी क्यूब
डिवाइडेड बाय 12। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 10,000 सेंटीमीटर पावर 4, क्योंकि बी और डी हमारे यहाँ पे सेंटीमीटर में है। इसको हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा कि 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 मिलीमीटर पावर 4। तो ये आपका हो गया आई एक्स एक्सिस। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि आई वाई वाई फाइंड करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आई वाई वाई हो जाएगा। तो इसमें अगर हम आई वाई वाई देखें तो आई वाई वाई जो है वो आपका आई एक्स एक्स का ऑपोजिट होता है, ठीक है। यानी उसमें बी डी क्यूब होता है, इसमें आपका डी बी क्यूब हो जाता है। तो ये आपके पास आई वाई वाई क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 15 क्यूब डिवाइडेड बाय 12। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे इससे आ जाएगा 5625 सेंटीमीटर पावर 4, और इसे जब मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5625 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 मिलीमीटर पावर 4। तो अब हमारे पास आई एक्स आई वाई वाई दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गए। अब हमने क्या करना है कि सिंस आई वाई वाई इज लेस देन आई एक्स एक्सिस, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस जो है वो हमने देख लिया कि 5000 में आ रहा था, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस हमने देख लिया वो 10,000 में आ रहा था। तो सिंस आई वाई वाई जो है इज लेस देन आई एक्स एक्सिस, सो द कॉलम विल टेंड टू बकल इन वाई वाई डायरेक्शन। तो हमारे पास हमारा जो कॉलम है वो आपके पास उसमें बकलिंग आएगी वाई वाई डायरेक्शन में, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ आई विल बी एट द लीस्ट वैल्यू ऑफ द टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जो हमारे पास हम यहाँ पे आई कंसिडर करेंगे तो दोनों में से जो लीस्ट वैल्यू हो हम वो वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडर करेंगे। तो आई हमारा क्या हो जाएगा 5625 सेंटीमीटर पावर 4 या 5625 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 4 मिलीमीटर पावर 4। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज जो है जो हमें रिक्वायर्ड थी वो आ गई हैं। एल इफेक्टिव हमारा आ गया है, आई की वैल्यू आ गई है, और ई की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी। तो हम जो फार्मूला हमारे पास है अकॉर्डिंग टू आयलर थ्योरी वो क्या है कि P इज इक्वल टू, जो कि क्रिपलिंग लोड है P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाय एल ई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर इंटू 17.5 इंटू 5625 इंटू 10⁻⁴। ये आपके पास आई की वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाय आपके पास फार्मूले में जो है एल ई स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे ये आपके पास गलती से 3000 सिर्फ लिखा है, लेकिन यहाँ पे 3000 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास क्रिपलिंग लोड की वैल्यू आ जाएगी 1079.48 किलो न्यूटन। ये तो आपका पहला पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में आपसे दो चीजें रिक्वायर्ड थी, दो चीजें मांगी गई थी। फर्स्ट आपसे पूछा गया था अबाउट क्रिपलिंग लोड, कि आप क्रिपलिंग लोड फाइंड करके दें। सेकंड आपसे पूछा गया था कि सेफ लोड फॉर द कॉलम ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 3, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको 3 दी जाए। तो ये ज्यादा सिंपल है कि आपने क्या करना है, सिंपल आपने सेफ लोड जो है वो आपका क्या हो जाता है कि दिस क्रिपलिंग लोड जो कि आपने क्रिपलिंग लोड फाइंड किया है डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो क्रिपलिंग लोड आपका 1079.48 किलो न्यूटन था, डिवाइडेड बाय 3 किया जो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन था। तो आपके पास ये इससे वैल्यू आ जाती है 359.8 से 360 किलो न्यूटन। तो 360 किलो न्यूटन आपके पास सेफ लोड है जो कि ये कॉलम सेफली बियर कर सकता है, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये जो है जो क्वेश्चन में आपको गिवन है वो 3 है, तो यहाँ पे 3 लिया गया है। डिपेंड करता है आपके डिजाइनर पे, जो बंदा जो डिजाइनर है स्ट्रक्चर डिजाइनर, डिपेंड करता है उस पे कि वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लेता है कोड वगैरह को देख के। यानी अगर आपका क्रिपलिंग लोड 1079.48 किलो न्यूटन है P, ये वो लोड है जिस लोड पे आपके पास कॉलम फेल हो जाता है यानी क्रिपल हो जाता है या आपके पास क्रश हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम सेफ लोड लेते हैं। हम इस अब ये सेफ लोड आपके पास क्या है कि ये 360 किलो न्यूटन जो है ये वाला कॉलम जो सेक्शन गिवन है, ठीक है, जो टिम्बर सेक्शन गिवन था, ये वाला कॉलम जो है 360 किलो न्यूटन को सेफली जो है बियर कर सकता है। तो ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल था। अब आते हैं थर्ड न्यूमेरिकल पे। थर्ड न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है कि द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ अ hollow cast iron column are 5 centimeter and 4 centimeter respectively. If the length of this column is 3 meter and both of its ends are fixed, determine the crippling load using Rankine's formula.
टेक द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस 550 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1600 इन रेनकाइंस फार्मूला। अब ये जो एग्जांपल है ये आपका रेनकाइन फार्मूला से सॉल्व होगा। क्वेश्चन में गिवन है कि आपने क्रिपलिंग लोड फाइंड करना है यूजिंग रेनकाइन फार्मूला। तो गिवन डेटा में अगर हम देखें तो हमारे पास एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ हॉलो कास्ट आयरन कॉलम दिया गया है। ठीक है, तो जब डायमीटर गिवन है तो इसका मतलब है कि हॉलो कास्ट आयरन आपका सर्कुलर कॉलम है। तो इंटरनल जो डायमीटर है वो आपके पास 4 सेंटीमीटर है और एक्सटर्नल डायमीटर 5 सेंटीमीटर है। हॉलो का मतलब ये होता है कि जिस तरह आपके पास पाइप्स होते हैं, जिस तरह आपके पास पाइप्स होते हैं तो सेम उसी तरह आपका ये भी होता है। तो पाइप की तरह अंदर से खाली होता है तो उसको हम हॉलो कहते हैं। ठीक है, और लेंथ गिवन है 3 मीटर और ये कंडीशन गिवन है कि आपके पास जो बोथ एंड्स हैं वो आपके पास फिक्स्ड हैं। हमें फाइंड करना है क्रिपलिंग लोड यूजिंग रेनकाइंस फार्मूला। अब जब रेनकाइन फार्मूला को यूज करेंगे तो उसमें हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस भी यूज होती है। ठीक है, सिग्मा सी, तो वो हमारे पास कितनी है 550 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन में दे दी गई है। और हमारे पास ए यूज होता है जिसको हम रेनकाइंस कांस्टेंट कहते हैं, तो वो भी क्वेश्चन में दे दिया गया है कि 1 डिवाइडेड बाय 1600। तो अब इसके सोल्यूशन पे अगर हम आए तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, गिवन डेटा आएगा। तो गिवन डेटा अगर हम देखें तो हमारे पास गिवन डेटा में एक्सटर्नल डायमीटर गिवन है ऑफ द हॉलो कास्ट आयरन पाइप जो कि 5 सेंटीमीटर है। इंटरनल डायमीटर गिवन है, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर हो गया। एरिया जो इसका हम एरिया निकालेंगे क्योंकि एरिया हमें रिक्वायर्ड है, तो एरिया जब इसका निकालेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा पाई बाय 4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास पाई बाय 4 डी स्क्वायर है हमारे पास फार्मूला। तो इसको जब हम फाइंड करेंगे इसका एरिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। तो हमारे पास जो कैपिटल डी है उसकी वैल्यू 5 है और स्मॉल डी की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो ये दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 2.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज हमने सेंटीमीटर में पुट की हैं। तो जब इसको हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका 2.25 पाई 225 पाई मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका एरिया आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपने क्या करना है कि रेनकाइन फार्मूला देखना है, तो रेनकाइन फार्मूले में जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, जो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं, तो सबसे पहले आपने वो चीजें फाइंड करनी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम देखें तो हमारे पास सर्कुलर जो बॉडी हो तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पाई बाय 64 डी पावर 4, लेकिन वो आपके पास एक सॉलिड सर्कुलर चीज के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास हॉलो जो है हॉलो कॉलम है, तो हॉलो कॉलम में केस में क्या हो जाता है कि पाई बाय 64 कैपिटल डी पावर 4 माइनस स्मॉल डी पावर 4। तो यहाँ पे कैपिटल डी हमारे पास 5 है और स्मॉल डी हमारे पास 4 है। तो ये दो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर पावर 4 में 5.7656 पाई, और क्योंकि ये वैल्यूज हमारे पास 5 एंड 4 जो है सेंटीमीटर में है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर पावर 4 में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 57,656 पाई मिलीमीटर पावर 4। तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। इसके बाद आगे आए तो हमारे पास इसमें के यूज होता है लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। तो हमारे पास लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन जो है ये हम फाइंड करेंगे, तो के हमें पता है कि ये आपके पास आई बाय ए के इक्वल है। ठीक है, अंडर द रूट आई बाय ए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास सर्कुलर पाइप है जिसका आपका एक ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर आपके पास रेक्टेंगुलर बॉडी होती तो उस केस में आपके पास दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आते, तो आप उसमें से लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते, क्योंकि यह है कि अगर आपको लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए, जो कि हम थ्योरेटिकल पोर्शन में जब आप वो वाला स्लाइड देखें तो उसमें आपके पास रेडियस ऑफ गायरेशन में लीस्ट मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो आपके पास क्या था कि उसमें आपके पास आई बी जो है मिनिमम होना चाहिए। तो अगर आपके पास
क्वेश्चन कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन का आ जाए और आपको उसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना हो, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, तो उस केस में क्या होता है कि आपने आई बी मिनिमम सेलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे आपका एक ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंगल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो आपका वही यूज होगा। तो आई की वैल्यू हमारी 57,656 पाई आ गई और ए की वैल्यू हमारे पास 225 पाई आ गई। दोनों वैल्यूज आपके पास मिलीमीटर्स में हैं। तो यहाँ पे ये जो आपके पास पाई पाई है आपस में कैंसल आउट हो जाएगा और इससे आपके पास वैल्यू जो आ जाएगी, क्योंकि ऊपर आपके पास मिलीमीटर पावर 4 है और नीचे आपके पास मिलीमीटर स्क्वायर है। आई जो है मिलीमीटर पावर 4, एरिया मिलीमीटर स्क्वायर। तो दो ये जो मिलीमीटर स्क्वायर है ये ऊपर मिलीमीटर स्क्वायर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और उसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू 25.625 मिलीमीटर आ जाएगी। लेंथ ऑफ कॉलम जो है वो क्वेश्चन में गिवन है कि एल जो है वो हमारे पास 3 मीटर है, तो ये आपके पास 3000 मिलीमीटर हो गया। मिलीमीटर में इसको कन्वर्ट किया। एज बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, अब बोथ एंड हमारे पास फिक्स्ड हैं, तो बोथ एंड जब फिक्स्ड हो तो हमारे पास जो इफेक्टिव लेंथ है वो आपके पास हाफ ऑफ द एक्चुअल लेंथ के इक्वल होता है। तो इफेक्टिव लेंथ एल ई इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ डिवाइडेड बाई 2, तो 3000 डिवाइडेड बाई 2, इससे हमारे पास वैल्यू आ गई 1500 मिलीमीटर। क्रशिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, जो है वो आपके पास जो क्रशिंग स्ट्रेस है वो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है 550 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। रैंकाइंस कांस्टेंट भी क्वेश्चन में दे दिया गया है, एसी डिनोट होता है 1 डिवाइडेड बाय 1600। तो अब हमारे पास सारी जो आपके रैंकाइन फार्मूला में जो जो टर्म्स यूज होती हैं तो वो सारी हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमने रैंकाइन फार्मूला यूज करना है। तो लेट P is equal to crippling load by Rankine फार्मूला। तो यूजिंग फार्मूला हमारे पास जो रेनकाइन फार्मूला है वो हमारे पास किस चीज की इक्वल है कि P इज इक्वल टू सिग्मा सी ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्मॉल ए एल ई डिवाइडेड बाय के मिनिमम होल स्क्वायर। यहाँ पे सिग्मा सी आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ए जो है एरिया है, 1 कांस्टेंट है, ये वाला स्मॉल जो ए है ये आपके पास रेनकाइंस कांस्टेंट है और एल ई इफेक्टिव लेंथ है, के मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो ये सारी चीजें हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी हैं। ये हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा सी की वैल्यू 550 थी, क्वेश्चन में गिवन थी। एरिया हम फाइंड कर चुके थे 225 पाई, 1 प्लस ए की वैल्यू, स्मॉल ए की वैल्यू गिवन थी कि 1 डिवाइडेड बाय 1600 रैंकाइन कांस्टेंट जो के है। एल इफेक्टिव हम फाइंड कर चुके हैं 1500 डिवाइडेड बाय के मिनिमम, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन भी हम फाइंड कर चुके हैं 25.625 उसकी वैल्यू थी। तो इसका होल हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर तो आपके पास यही 550 इंटू 225 पाई आ जाएगा, नीचे आपके पास 3.1415 आ जाएगा। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 123,750 न्यूटन आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है रेनकाइन क्रिपलिंग लोड हो जाएगा। तो ये हमने फाइंड करना था यहाँ पे। थैंक यू। ये था आपका आज का लेक्चर अबाउट न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ कॉलम्स एंड स्टड। अब इसमें अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें।